नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की बुक में हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा था, जिसमें हमने मुगल साम्राज्य कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हमने मुगल कालीन चित्रकला और मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज इस अ, बुक में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 13वां चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो मुगल साम्राज्य के पतन और पतन के साथ ही जो स्वतंत्र राज्यों का जो उदय हुआ था, उन राज्यों के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। इसके बाद का समय उत्तर मुगल काल कहलाता है। औरंगजेब अपने अंतिम समय में अपने बेटों के बीच संभावित उत्तराधिकार के युद्ध से आशंकित था। इसलिए उसने एक वसीयत के द्वारा राज्य का बंटवारा कर दिया, जिसके अनुसार जिसके अनुसार बड़े बेटे मुअज्जम शाह आलम को 12 सूबे, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, की सूबेदारी प्रदान की, जिसमें काबुल भी शामिल था। मोहम्मद आजम को गुजरात, आगरा, मालवा तथा दक्कन की सूबेदारी दी। कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी मिली। अब मुगल साम्राज्य का पतन। सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जागीर संकट को बताया। इरफान हबीब ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कृषि संकट को बताया। यह वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया में किया है। अब मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में द ग्रेट फर्म थ्योरी का सिद्धांत केरन लियोनार्ड ने दिया है। औरंगजेब के पश्चात जो शासक बनते हैं वो है बहादुर शाह। 1707 से 1712 ईस्वी तक यह शासन करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके पुत्र मुअज्जम और कामबख्श क्रमशः उत्तर पश्चिमी सीमा पर अहमदनगर के निकट और बीजापुर में मौजूद थे। 63 वर्षीय मुअज्जम ने मई 1707 में लाहौर के पास शहादोला नामक स्थान पर स्वयं को बहादुर शाह के नाम से सम्राट घोषित किया। आजम को औरंगजेब के वजीर असद खां का समर्थन प्राप्त था। आजम को आली जहां के नाम से भी जाना जाता है। यह शिया मत का अनुयायी था, इसलिए मुगल अधिकारी इसके विरोधी हो गए। मुअज्जम की सेनाओं ने 18 जून 1707 को जाजौ के युद्ध में आजम को पराजित किया। इस युद्ध में मुअज्जम की प्रेमिका जुलियाना ने भाग लिया था। अब प्रेमी को मुगल तख्त पर बिठाने वाली पुर्तगाली महिला जूलियाना थी। मुगल बादशाह औरंगजेब की 1707 में मौत के बाद उसके बेटों में हिंदुस्तान का तख्त पर काबिज होने के लिए जजौ में उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम ने आजम को हराया। इस युद्ध में जूलियाना ने बहादुर महिला और उसके तोपचों ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। जून 1707 को आगरा के दक्षिणी जज्जौ में हुए खूनी संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम की प्रेमिका जूलियाना ने उसके साथ हाथी पर बैठकर युद्ध में भाग लिया। इतना ही नहीं, जूलियाना ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसके भाई ईसाई साथियों ने उसकी जीत के लिए दुआएं की है, जिनमें जूलियाना का बहनोई और पुर्तगाली तोपची प्रमुख डोम वेल्हो डी कास्त्रो भी था। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि जूलियाना को बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी। इसी प्रकार एक संघर्ष में 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के समीप कामबख्श भी मारा गया। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि कामबख्श ने दीन पनाह की उपाधि धारण की थी। बहादुर शाह ने अपने दोनों भाइयों के साथ संघर्ष से पहले साम्राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, किंतु उन्होंने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आजम ने तो इसका जवाब देते हुए कहा कि 10 गरीब आदमी एक ही चादर में आराम से सो सकते हैं, परंतु एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते। कामबख्श व बहादुर शाह प्रथम के बीच 13 जनवरी 1709 ईस्वी को हैदराबाद के समीप युद्ध हुआ। इस युद्ध में इस युद्ध में पराजय के बाद घायल होने के कारण कामबख्श की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की
मृत्यु के समय जीवित पुत्रों में सबसे बड़ा था। औरंगजेब के दो पुत्र मोहम्मद अकबर व मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु औरंगजेब के काल में हो गई थी। बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था। इस समय इसकी आयु 63 वर्ष थी। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनका शव एक माह तक बिना दफनाए पड़ा रहा। बाद में दिल्ली में मोती मस्जिद में उसे दफनाया गया। बहादुर शाह का जन्म 1643 में राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का प्रशासन। असद खां को इन्होंने वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त किया था। जुल्फिकार खां को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। मुनीम खां असद खां का बेटा को वजीर के पद पर नियुक्त किया। बहादुर शाह शिया था, जिसके कारण दरबार में दो दल विकसित हो गए, ईरानी दल और तुरानी दल। ईरानी दल जिसमें असद खां जुल्फिकार खां ने इसका नेतृत्व किया। तुरानी दल जो सुन्नी मत के थे, चिनक्लीज खां और गाजी उद दीन फिरोज जंग ने इसका नेतृत्व किया था। बहादुर शाह ने अपने अत्यंत विश्वसनीय साथी मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाने का वचन दिया था, किंतु उसके पिता के प्रधानमंत्री इन्हें असद खां ने उस पद पर अपने अधिकार का दावा किया। ऐसी स्थिति में बहादुर शाह ने असद खां को प्रधानमंत्री तथा मुनीम खां को वजीर बनाकर दोनों को प्रसन्न रखने का प्रयास किया, लेकिन किसी को प्रसन्न नहीं रख सका। बहादुर शाह का उद्देश्य साहू व ताराबाई को आपस में लड़ाना था। इसके लिए इन्होंने संभाजी का पुत्र साहू को 1789 ईस्वी से मुगलों की कैद में था, उसे 1707 में मुक्त कर दिया। जुल्फिकार खां के सुझाव पर बुंदेला सरदार छत्रसाल से मित्रता की नीति अपनाई, जिससे छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। राजपूतों से संबंध। उत्तराधिकार युद्ध के बाद बहादुर शाह ने मारवाड़ के राजा अजित सिंह को पराजित कर उसे 3500 का मनसब व महाराज की उपाधि दी। इसी समय बहादुर शाह ने आमेर में पहुंचकर विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। विजय सिंह ने जाजऊ के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था, जबकि स्वाई जयसिंह द्वितीय ने आजम खां का साथ दिया। इस कारण से बहादुर शाह प्रथम स्वाई जय सिंह से नाराज था। बहादुर शाह ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया और उसका फौजदार सैयद हुसैन खां को बनाया गया। बहादुर शाह के दक्षिण जाने पर अपने भाई कामबख्श के विरुद्ध दक्षिण जाने पर मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के स्वाई जय सिंह व मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बीच देबारी समझौता जो 1708 में हुआ था। इसके अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़ तथा स्वाई जय सिंह को आमेर में पदस्थापित करने तथा महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह स्वाई जय सिंह से करने तथा इस विवाह से उत्पन्न पुत्र को स्वाई जय सिंह का उत्तराधिकारी घोषित करने पर सहमति हुई। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकौरी का विवाह स्वाई जय सिंह से कर दिया था। तीनों राज्यों की सेनाएं पहले जोधपुर पहुंची, जिस पर अजीत सिंह का अधिकार जुलाई 1708 ईस्वी को स्थापित किया गया। जयसिंह ने अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुंवरी से भी विवाह कर लिया। बहादुर शाह ने इन राजाओं से संघर्ष करने से बेहतर संधि करना समझा और इनको इनके राज्य वापस लौटा दिए गए। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था, जिससे प्रसन्न होकर गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया। पंजाब में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1710 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सरहिंद के मुगल गवर्नर नजीर खां को हराकर मार डाला। बंदा बहादुर ने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह ने 1711 ईस्वी में लोहागढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बंदा बहादुर यहाँ से भागने में सफल रहा। 1711 ईस्वी में मुगलों ने पुनः सरहिंद पर अधिकार कर लिया। 26 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बंदा ने पुनः लोहागढ़ व सरहिंद पर अधिकार कर लिया था।
बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में आया, जिसके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसकी इस भूमिका के लिए बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। सिडनी ओवन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था, जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इतिहासकार खफी खान ने इसे शाह बेखबर की उपाधि दी। बहादुर शाह प्रथम और एकमात्र मुगल सम्राट था जिसने सैयद की उपाधि धारण की थी। कामबख्श को औरंगजेब ने दीन पनाह की उपाधि दी थी। इसके पश्चात अगले मोहम्मद सुल्तान औरंगजेब का पुत्र था। 1658-59 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध में अपने पिता औरंगजेब के साथ रहा। 1776 में इसकी मृत्यु हुई। 1676 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके द्वारा तोफुतुल हिंद तोफुतुल हिंद नामक संगीत ग्रंथ की रचना की गई। शहजादा अकबर यह औरंगजेब का पुत्र था। वीर दुर्गादास के कहने पर 1681 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे औरंगजेब के द्वारा दबा दिया गया। दुर्गादास ने शिवाजी के पुत्र संभाजी के यहाँ भेज दिया और यहाँ से अकबर द्वितीय भागकर ईरान चला गया और 1704 में इसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह का शव एक माह तक बिना दफनाए पड़ा रहा। बहादुर शाह के पुत्र जहानदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह इसके पश्चात शासक बनते हैं। जहानदार शाह 1712 से 13 ईस्वी एक शाही शासक रहते हैं। बहादुर शाह का पुत्र जहानदार शाह अपने भाई अजीम उस शान, रफी उस शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल बादशाह बना। ईरानी अमीर जुल्फिकार खां बहादुर शाह प्रथम का मीर बख्शी ने जहानदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी। जहानशाह व रफी उस शान जहां युद्ध में मारे गए। अजीम उस शान हार कर भागने लगा तो रावी नदी के किनारे भयंकर रेतीले तूफान में कहीं गायब हो गया। जुल्फिकार खां औरंगजेब के वजीर असद का पुत्र को बादशाह ने अपना वजीर बनाया। 51 वर्ष की आयु में 29 मार्च 1712 को मुगल सिंहासन पर बैठा। असद का वकील ए मुतलक बना। इसके शासनकाल में प्रशासन पर पूरा नियंत्रण जुल्फिकार खां के हाथ में था। दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राजपूतों तथा मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आमेर के राजा स्वय जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया तथा मिर्जा राजा की पदवी दी। 7,000 का मनसब भी प्रदान किया। मारवाड़ के अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया तथा महाराजा की पदवी दी गई। मराठों को दक्कन में चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को 3,000 का मनसब तथा तथा अनूप सिंह की उपाधि का खिताब दिया। जाट नेता चूड़ामन और छत्रसाल बुंदेला के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार संबंध स्थापित रखा। बंदा बहादुर और सिखों के प्रति दमन की नीति जारी रखी। वजीर जुल्फिकार ने अपना समस्त राजस्व एवं प्रशासनिक दायित्व अपने चाटुकार सुभाष चंद्र को सौंप दिया। जागीरों और ओहंदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, किंतु उसने एक गलत पद्धति इजारा व्यवस्था अर्थात भू राजस्व की वसूली ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया, जिसके कारण कृषकों का उत्पीड़न बढ़ गया। जुल्फिकार ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया। जहांदर शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कंवर जो एक वेश्या थी उसका अत्यधिक प्रभाव था, जिससे दरबार में भ्रष्टाचार, अनैतिकता व व्यभिचार का बोलबाला था। लाल कंवर मुगल काल में सबसे अधिक पेंशन पाने वाली स्त्री थी। हादी कम्बार खान ने अपनी पुस्तक तज़किरा
सलातन ए चुगताई में लाल कुंवर के बारे में लिखा है कि लाल कुंवर के लिए नूरजहां के समय को पुनर्जीवित किया और उसके नाम के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर शाह ने सत्ता संभालने के बाद लाल कुंवर को वही सम्मान दिया जो जहांगीर के समय नूरजहां को दिया गया था। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड स्टेट इन द मुगल पीरियड में जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा है। जहांगीर शाह के शासनकाल के बारे में खफी खान ने लिखा है कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नृतकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। कामवर खान ने लिखा है कि उल्लू बाज के घोंसलों में रहने लगे तथा कोकोवो ने बुलबुल का स्थान ले लिया। जहांगीर शाह ने केवल 11 माह ही शासन किया था। मुगलों के पतन का एक दृष्टांत। जहांगीर शाह मुगल बादशाह ने अपनी प्रेमिका के कहने पर सवारियों से सवारियों से भरी हुई कश्ती इसलिए डुबो दी क्योंकि उसके प्रेमिका ने कहा था कि मैंने सवारियों से भरी हुई कश्ती को कभी डूबते हुए नहीं देखा। इस दृश्य को देखकर लाल कंवरी मुस्कुरा उठी, जिसे देखकर मानो बादशाह का जीवन सफल हो गया हो। उत्तर मुगल मुगल दरबार कई खेमों में बंटा हुआ था, जिसमें 4 प्रमुख थे, जिसमें तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तुरानी जो सुन्नी मत के समर्थक थे, ईरानी शिया के, अफगानी सुन्नी के और हिंदुस्तानी वे लोग जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। सुन्नी जिनमें प्रमुख थे चिनकलीस खां, गाजिउद्दीन, फिरोज जंग, कमरुद्दीन और जकारिया खां। शियाओं में प्रमुख थे इसहाक खां, असद खां, जुल्फिकार खां, अमीर खां और सादत खां। तीसरे जो अफगानी सुन्नी थे, इनमें प्रमुख थे रोहिल्ला जनजाति, अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस। सैयद बंधु सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर अबुल बरह के वंशज थे। बाडा संभवतः 12 गांव जो इनके थे, इन्हें उससे बिगड़कर बना शब्द था। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु कहा जाता था। हुसैन अली खां मूल नाम, अब्दुल्ला खां की उपाधि बहादुर शाह प्रथम ने दी थी। मेसोपोटामिया से इनके वंशज आए हुए पटियाला में बस गए थे। 1708 ईस्वी में अजीम उस शान ने हुसैन अली को बिहार में नायब सूबेदार बनाया। 1711 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायब सूबेदार बनाया गया। इसी कारण 1713 ईस्वी में सैयद बंधु ने अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर की ओर से युद्ध में भाग लिया तथा जहांगीर शाह को पराजित करके फर्रुखसियर को शासक बनाया। सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है। 4 शासक बनाए थे इन्होंने फर्रुखसियर को, रफी उद दर्जात को, रफी उद दौला को और मोहम्मद शाह को। इसी कारण 1713 से 1720 का काल सैयद बंधुओं का काल कहा जाता है। फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया था। सैयद बंधुओं के विरोधी दल ईरानी तथा तुरानी गुट को बादशाह मित्र कहा जाता है। सैयद बंधुओं के पतन का कारण निजाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में तुरानी दल का अधिक शक्तिशाली होना है। फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को कुतुबुल मुल्क, यमीन उद दौला, जफर जंग आदि उपाधियां दी है। हुसैन अली को इमादुल मुल्क की उपाधि दी। अमीर उल उमरा भी फर्रुखसियर के समय मीर जुमाला सैयद के विरुद्ध प्रमुख षड्यंत्रकारी था। बादशाह मोहम्मद शाह ने एतमादुद्दौला, सादत अली खां, हैदर खां, राजमाता निजामुल मुल्क और अमीन खां के साथ मिलकर सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अक्टूबर 1720 ईस्वी को तुरानी हैदर खां ने छुरा मारकर हुसैन अली की हत्या कर दी। अब्दुल्ला ने रफी उस शान के एक दूसरे पुत्र मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठाकर अपनी शक्ति कायम करने की कोशिश की। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए 13 नवंबर 1720 ईस्वी को हसनपुर का युद्ध लड़ा, किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। 1722 में विष देकर हत्या कर दी गई।
हुसैन अली की मृत्यु पर आरविन ने लिखा कि भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को शहीद कर दिया। अब फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से 11 जनवरी 1713 ईस्वी को मुगल सिंहासन पर बैठा। फर्रुख सियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर एवं हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। शासक बनाने के बाद फर्रुख सियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी और उसके पिता असद खां को कैद में डाल दिया। बंदा बहादुर को दबाने के लिए फर्रुखसियर ने 1714 में तुरानी गुट के अमीर अब्दुसम्मद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। अब्दुसम्मद और उसके पुत्र जकारिया खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने बंदा बहादुर को गुरुदासपुर के दुर्ग से बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और घोर यातना के साथ 19 जून 1716 को मार डाला गया। फर्रुखसियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों की हार। अब्दुसम्मद तथा उसके पुत्र जकारिया खान के नेतृत्व में हम मुगल सेना बंदा बहादुर को गुरदासपुर में पकड़कर 1716 में निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सैयद बंधु ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को अंतिम समय में अपनाई गई धार्मिक असहिष्णुता की नीति का त्याग करते हुए जजिया की जजिया कर तुरंत जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया। अजीत सिंह ने विवश होकर अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। यह अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। हालांकि फर्रुखसियर के मरने के पश्चात अजीत सिंह ने इंद्र कुंवरी का विवाह मारवाड़ के राजपूतों से करवा दिया था। 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन मुगल शासक फर्रुखसियर से मिला, जिसकी सहायता एडवर्ड स्टीफेंस कर रहा था। इस प्रतिनिधि मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन, ख्वाजा सेहुर्द दुभाषा था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को बवासीर रोग से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त की, जिससे प्रसन्न होकर 1717 में एक फरमान जारी कर कंपनी को बंगाल में 3000 वार्षिक तथा सूरत में 10,000 वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया। फर्रुखसियर विश्वासी प्रवृत्ति का बादशाह था। सैयद बंधुओं ने उसे गद्दी पर बैठाया था, किंतु वह मीर जुमला व ख्वाजा आसिफ की सहायता से उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। फर्रुखसियर ने शासक बनते ही जजिया कर समाप्त कर दिया। सैयद बंधु विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय मीर जुमला था, जो सम्राट का कृपा पात्र था। उसने तुरानी सरदारों की सहानुभूति और समर्थन भी प्राप्त था। फर्रुखसियर ने कहा था कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर है। फर्रुखसियर ने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को हुसैन कुली की हत्या के लिए कहा, लेकिन हुसैन कुली ने दाऊद खां को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियर एक निम्न कुल के कश्मीरी मोहम्मद मुराद अथवा इत्काद खां को अपना वजीर बनाना चाहता था, जिससे सम्राट और सैयद बंदों के बीच टकराव बढ़ गया। फर्रुखसियर ने साहू व कर्नाटक के जागीरदारों को हुसैन अली की हत्या के लिए कहा, लेकिन हुसैन अली ने 1719 में मराठों साहू से संधि कर ली, जिसकी निम्न शर्तें थी। साहू को शिवाजी के स्वराज का क्षेत्र मिलेगा। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक के वे सभी क्षेत्र जो मराठों ने पिछले दिनों विजय कर लिए थे, साहू को मराठा राज्य के भाग के रूप में मिल जाएंगे। मराठों को दक्कन से चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके प्रतिकार के रूप में मराठे 15,000 सैनिक सम्राट की सेवा देंगे तथा दक्कन में शांति बनाए रखेंगे। साहू कोल्हापुर के संभाजी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। साहू सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक का कर या खिराज देगा। अतएव बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिक हुसैन कुली के संग दिल्ली भेज दिए। इन सैनिकों की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया गया। इस संधि पर हस्ताक्षर रफी उद दरजात ने किए थे। सर रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। 27 फरवरी 1719 को सैयद बंधु ने अजीत सिंह तथा अपने सहायकों के साथ सम्राट के महल पर कब्जा कर लिया।
अगले दिन रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दरजात को मुगल सिंहासन पर बिठा दिया। फरुखसियर को अंधा कर एक कोठरी में बंद कर दिया। यहाँ इसे कड़वे व अधिक नमक वाला भोजन दिया गया, किंतु वह मरा नहीं। 28 अप्रैल 1719 को सैयद बंधु ने सम्राट की गला घोंटकर हत्या कर दी। किसी मुगल सम्राट की उसके अमीर द्वारा हत्या का यह पहला उदाहरण था। फर्रुखसियर ने स्वयं प्रांतीय राजस्व में गबन किया था। इसके काल में वेतन न मिलने के कारण सैनिकों ने बगावत कर दी थी। सैयद बंधु ने दीवान रत्नचंद्र नामक हिंदू को प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। फर्रुखसियर को घृणित कायर, गिद्दड़ शायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधु ने रफी उद दरजात 28 फरवरी से 4 जून 1719 को शासक बनाया। यह सबसे कम समय तक शासक रहने वाला मुगल सम्राट था, 3 माह और 4 दिन। इसके शासनकाल में निकुशर ने सैयद बंधु के विरुद्ध विद्रोह किया। निकुशर का आगरा में राज्याभिषेक करवा लिया। यह औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय का पुत्र था। यह विद्रोह और दबा दिया गया। 4 जून 1719 को रफ़ी-उद-दरजात को गद्दी से उतार दिया। इसके लगभग एक सप्ताह बाद क्षय रोग से उसकी मृत्यु हो गई। रफ़ी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1919 यह शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ शासक बना। इसी की अनुमति से अजीत सिंह को अपनी विधवा पुत्री फर्रुखसियर की पत्नी मुगल हरम से वापस मिली, जिसने बाद में वापस हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। 17 सितंबर 1719 को पेचिश के कारण बादशाह की मृत्यु हो गई। 1719 में 3 मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मुहम्मद शाह। 1719 में ही सर्वाधिक मुगल बादशाह मरे: फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला। इसके पश्चात मुहम्मद शाह, रोशन अख्तर। सितंबर 1919 से लेकर सितंबर 1719 से लेकर अप्रैल 1748 ईस्वी तक। यह जहान शाह बहादुर शाह का चौथा पुत्र जहानशाह का पुत्र था। 18 वर्ष की आयु में मुहम्मद शाह के नाम से सितंबर 1719 में गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। मुहम्मद शाह ने सैयद बंधु के खिलाफ निजामुल मुल्क, सादत खां, हैदर खां, मोहम्मद अमीन खां और एतमादुल्ला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। वह सैयद बंधु को समाप्त कर दिया। इस घटना को मुगल प्रतिक्रांति कहा जाता है। इस प्रतिक्रांति का नेतृत्व निजामुल मुल्क चिनक्लिज खान ने किया था। मोहम्मद शाह ने पहले अमीर अमीन खां को वजीर बनाया। अमीन खां की मृत्यु के बाद 1722 में निजामुल मुल्क को वजीर बनाया, किंतु दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर वह वजीर का पद छोड़कर 1724 में मालवा व गुजरात पर मराठा अतिक्रमण को रोकने का बहाना लेकर दक्कन आ गया। इस पर मुहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा मुबारिज खां को निजामुल मुल्क को कुचलने का आदेश दिया, किंतु 11 अक्टूबर 1724 को सक्करखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया। वह 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि दी। निजामुल मुल्क ने दक्षिण में जाने के बाद क्रमशः कमरुद्दीन, आमिर खां का पुत्र, रोशन उद दौला और खाने दौरा को वजीर बनाया था। मुहम्मद शाह ने जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली। मराठा शासक शाहू को दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया। इसके बदले शाहू ने दक्कन में 15,000 घुड़सवारों द्वारा मुगलों को मदद करने का वादा किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हुए राज्य: अवध, जिसके स्वतंत्र संस्थापक थे सादत खां; बंगाल में मुर्शिद कुली खां; हैदराबाद में निजामुल मुल्क या चिनक्लिज खां; भरतपुर में बदन सिंह। फर्रुखाबाद में मोहम्मद खां बगस; कटेहर में रूहेला सरदार; कर्नाटक में सादतुल्ला खां।
मोहम्मद शाह को उसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता है। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मोहम्मद शाह अपनी पत्नी रहमत उल निसा, कोकीजीव नर्तकी तथा हिजड़े हाफिज खिदमतगार के प्रभाव में आ गया। कोकीजीव का तो मोहम्मद शाह पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। कोकीजीव व उसके प्रेमी शाह अब्दुल गफूर ने मुगल खजाने को खूब लूटा। अतः तारिक ए हिंद के लेखक रुस्तम अली ने कहा है कि मोहम्मद शाह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह था, लेकिन वास्तविकता यही थी कि उसे यह मालूम ही नहीं था कि उसके कोई कर्तव्य भी है जो उसे पूरे करने हैं। मोहम्मद शाह को कथक नृत्य से बहुत लगाव था और वह उसमें निपुण था। मोहम्मद शाह के समय में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। सदारंग व अदारंग सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मोहम्मद शाह ने उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी को उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया था। वली दक्कनी के गुरु सूफी कवि शाह सादुल्ला गुलशन थे। वली ने दीवान नाम से संग्रह की रचना की। मोहम्मद शाह के समय फुलवालों की शेर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ, परंतु यह अपने धर्मनिरपेक्ष एवं वर्तमान स्वरूप में अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में स्थापित हुआ। यह उत्सव ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह दिल्ली पर आयोजित होता है। नादिर शाह का आक्रमण। इनका जन्म 1688 ईस्वी में खुरासान के तुर्कमान वंश में हुआ था। खुरासान के तुर्कमान वंश में हुआ था। नादिर शाह ने अफगानों से फारस को मुक्त करवाया था। 1736 में नादिर शाह फारस का शासक बना। नादिर शाह कंधार को जीतना चाहता था, जिस पर अफगानों अफगानों का अधिकार था। नादिर शाह को मुगल शासक मोहम्मद शाह ने विश्वास दिलाया कि वह अफगानों को काबुल में शरण नहीं देगा। 1738 में नादिर शाह ने कंधार पर आक्रमण कर दिया, तो वहां के कुछ अफगानों ने गजनी और काबुल में शरण ले ली। नादिर शाह ने अपना दूत दिल्ली भेजा। इस दूत इस दूत और उसके साथियों की हत्या मुगल सैनिकों ने जलालाबाद में कर दी। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के कारण नादिर शाह के दूत की हत्या। मोहम्मद शाह द्वारा नादिर शाह के दूतों का आदान प्रदान स्वीकार नहीं करना, अर्थात फारस से राजनीतिक संबंध अविच्छेद। नादिर शाह की भारत को लूटने की इच्छा, मुगलों की दुर्बलता और गुटबंदी का अभाव। नादिर शाह ने 11 जून को गजनी व 29 जून को काबुल में प्रवेश कर लिया। काबुल के मुगल गवर्नर नादिर खान ने बिना प्रतिरोध के नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए। नादिर शाह ने इसको काबुल और पेशावर का गवर्नर बना दिया। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी को पार किया, लाहौर के गवर्नर को पराजित किया। करनाल का युद्ध फरवरी 1739 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह के साथ निजामुल मुल्क खान दौरान व सादत खान थे। युद्ध में खान दौरान मारा गया, सादत का बंदी बना लिया गया। निजामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाई। यह निश्चित हुआ कि नादिर शाह को 50 लाख रुपए मिलेगा। 20 लाख तुरंत और 10-10 लाख की 3 किस्तें लौटाते हुए लाहौर, अटक और काबुल में दिए जाएंगे। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क से खुश होकर उसे मीर बख्शी नियुक्त किया, क्योंकि यह स्थान खान यह स्थान खानदौरान की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। इसे सादत खान नाराज हो गया और उसने ईर्ष्यावश नादिर शाह को सलाह दी कि अगर दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसे लूट में 20 लाख के स्थान पर 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली पहुंचा, नादिर के नाम का खुतबा पढ़ा तथा सिक्के जारी किए, और इसी के साथ मुगल राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य आरंभ हो गया। नगर में विद्रोह हो गया। नादिर शाह के 700 सैनिक मारे गए, जिससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने नरसंहार की आज्ञा दे दी, जिसमें लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए थे। सादत खां के कहे अनुसार 20 करोड़ रुपए एकत्रित नहीं हुए। उसको यातनाएं दी गई। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नादिर शाह 57 दिन तक दिल्ली में रुका।
नादिर शाह भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन तख्त ताउस वह विश्व में सबसे महंगे हीरे कोहिनूर को भी ले गया। उसने कुल 70 करोड़ रुपए की लूट की। मुगल सम्राट ने अपने पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। कश्मीर तथा सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश भी नादिर शाह को मिल गए। थट्टा का प्रांत और उसके अधीनस्थ बंदरगाह भी दी गई। पंजाब के गवर्नर ने 20 लाख रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया और यह भी वचन दिया कि नादिर शाह की सिंध के पार सेना को शिकायत का अवसर नहीं देगा। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। खुतबा पढ़ने, सिक्के चलाने का भी अधिकार लौटा दिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बना। काबुल को जीतकर आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। 1748 ईस्वी में पहला आक्रमण भारत पर किया। पंजाब पंजाब के गवर्नर शाहनवाज खान ने आमंत्रित आमंत्रित किया था। मछीवाड़ा के समीप मणिपुर में शाहजादा अहमद शाह से पराजित हुआ। नादिर शाह ने अब्दाली के बारे में कहा था कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान व हिंदुस्तान में नहीं देखा। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए। मुख्य उद्देश्य भारत से धन लूटना। 1749 में पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त किया। 1752 में नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण तीसरी बार आक्रमण किया। पंजाब पर ही आक्रमण। मुगल सम्राट से सिंध व पंजाब का क्षेत्र हस्तगत कर लिया तथा मोइनुल मुल्क को पंजाब में अपना एजेंट व गवर्नर बनाया। 1753 में मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार बनाया। नाराज अहमद शाह अब्दाली ने इमादुल मुल्क को सजा देने के लिए नवंबर 1756 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया। चौथा आक्रमण। 23 जनवरी 1757 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। मथुरा व आगरा को लूटा व नादिर शाह द्वारा किए गए कत्ले आम व लूटमार को दोहराया। इसके पश्चात मुगल शासक बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह जो 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह शासक बनते हैं। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सम्राट बना। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जो 1753 ईस्वी तक वजीर रहा। 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। यह अवध का पहला नवाब जो मुगलों का वजीर बना। अहमद शाह के समय राजमाता उधमबाई का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। यह नर्तकी थी और अहमद शाह की माता थी। एक हिंजड़े एक हिंजड़े जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि नवाब बहादुर की उपाधि दी गई। इसका भी अहमद शाह पर अत्यधिक प्रभाव था। जावेद खां की हत्या सफदरजंग ने करवा दी। मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क, मूल नाम गाजिउद्दीन, पुत्र निजामुल मुल्क का, सफदरजंग को हटाकर स्वयं वजीर बना था। 1753 ईस्वी में 2 जून 1754 को वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। वह अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। अहमद शाह ने प्रशासन के क्षेत्र में कई मूर्खताएं की। अहमद शाह का हरम 4 वर्ग मील में फैला था तथा महीनों तक वह हरम से बाहर नहीं निकला था। सेना को वेतन देने के लिए अहमद शाह को राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े। अहमद शाह अब्दाली का दूसरा 1749 और तीसरा आक्रमण 1752 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली से जाने के पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर, रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना एजेंट नियुक्त किया। मुगल बादशाह को कश्मीर, लाहौर, सरहिंद तथा मुल्तान अब्दाली को देना पड़ा।
अब्दाली के जाने के बाद मार्च 1758 में रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा। नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया। पंजाब को जीतकर अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। मराठों की चुनौती का सामना करने के लिए अब्दाली 5वीं बार भारत आया। 14 जनवरी 1761 को ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली व मराठों के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। इस युद्ध में बालाजी बाजीराव पेशवा का पुत्र विश्वनाथ राव और सेनापति सदाशिवराव दोनों मारे गए। छठा आक्रमण 1767 ईस्वी में सिखों को सजा देने के लिए मार्च 1767 में सातवां व अंतिम आक्रमण सिखों पर ही किया, किंतु उनको कुचल नहीं पाया। अगले मुगल शासक आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। अजीजुद्दीन वजीर गाजियुद्दीन इमादुल मुल्क की कृपा से मुगल सिंहासन पर बैठा। आलमगीर द्वितीय जब राज सिंहासन पर बैठा, उस समय उसकी आयु 55 वर्ष हो चुकी थी। इसका संपूर्ण जीवन जेल में व्यतीत हुआ। इस कारण आलमगीर द्वितीय को न तो युद्ध का अनुभव था और न शान प्रबंध का। शासन पर राजमाता उद्धमबाई का नियंत्रण था। सिंहासन पर बैठने पर अजीजुद्दीन ने अपने अपने को आलमगीर द्वितीय कहा। यह कहने यह अपने वजीर गाजियुद्दीन इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली था। इसके समय 1757 में अब्दाली ने आक्रमण किया। 1758 में मराठे दिल्ली तक आ गए। इसके समय पर ही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इसके समय साम्राज्य की सैनिक और वित्तीय स्थिति पूर्णतः अस्त व्यस्त हो चुकी थी। सैनिकों व महल के कर्मचारियों को 3 वर्ष में 15 दिन का वेतन भी नहीं मिला। मुगल राजकुमार अली गौहर ने वजीर इमादुल मुल्क की तानाशाही के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके समय शिया इमामों और सूफियों को मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं था। आलमगीर द्वितीय पर मुल्तानी बेगम नामक स्त्री का प्रभाव था। 1759 ईस्वी में वजीर इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी और उसकी लाश को लाल किले के पीछे यमुना नदी में फेंक दिया। इसके पश्चात मुगल शासक बनते हैं शाहजहां तृतीय। इसका शासनकाल 10 सितंबर 1759 से लेकर 10 अक्टूबर 1760 तक था। आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर पटना में था और वहीं वहीं पर उसने अपने आप को शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ सुल्तान घोषित कर दिया। इसी समय दिल्ली में कामबख्श के पौत्र मुही उद मिलर को शाहजहां तृतीय के नाम से इमादुल मुल्क ने शासक बनाया। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में दो अलग अलग स्थानों पर दो बादशाह सिंहासन आरूढ़ हुए। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। वास्तविक नाम अली गौहर था। यह अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय बिहार में था। वहीं उसका राज्याभिषेक करवाया 22 दिसंबर 1759 ईस्वी को। अब्दाली के आक्रमण के कारण अराजकता इतनी फैल गई कि इसने 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं किया। इसका कारण वजीर गाजियुद्दीन इमादुल मुल्क की दरबारी गुटबंदी थी। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सहायता से शाह आलम द्वितीय दिल्ली में गद्दी पर बैठा। मराठा पेशवा को मुगल साम्राज्य का वकील ए मुतलक तथा सिंधिया को मुगल साम्राज्य का नायब वकील घोषित किया। 1761 से 1770 ईस्वी तक नजीबुद्दौला दिल्ली का तानाशाह था। 1770 ईस्वी में नजीबुद्दौला की मृत्यु हो गई। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों से 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। पराजित होने पर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि कर ली और 1772 में ईस्वी तक इलाहाबाद में ही रहा। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए गए, जिसके बदले मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक नजराना देने का वादा किया। 53 लाख रुपए निजामत के कार्य के लिए देना निश्चित हुआ।
नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जसपिता खां और पोते गुलाम कादिर ने दिल्ली में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। 30 जुलाई 1788 ईस्वी में गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर कैद में डाल दिया। 1789 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने गुलाम कादिर को मेरठ में पराजित कर फांसी दे दी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया। अतः शाह आलम पुनः सिंधिया का पेंशन भोगी बन गया। अब शाह आलम द्वितीय अपने अधिकारों का प्रयोग केवल लाल किले के अंदर ही कर सकता था। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद डेविड ऑक्टरलोनी नामक अंग्रेज दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट बना। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर शाह आलम द्वितीय पर नियंत्रण स्थापित किया। शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में विलय रुपये का प्रचलन किया गया। इस रुपये को बैंक ऑफ बंगाल में 1806 ईस्वी में जारी किया गया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 ईस्वी में हुई। 1835 ईस्वी तक ब्रिटिश सिक्कों पर मुगल बादशाह की तस्वीर अंकित रही। शाह आलम द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था जिसका चित्र ब्रिटिश सिक्कों पर था। इसके पश्चात अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अब बादशाह लाल किले का कैदी मात्र रह गया। इसके समय 1835 में मुगलों की टकसालें बंद हो गई। अंग्रेजों के सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा अपनी पेंशन के मामले को लेकर 1830 ईस्वी में। इसके समय ही दिल्ली के प्रसिद्ध पर्व फुलवालों की सैर का वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई और इसके बाद अब मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट शासक बनते हैं बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक। यह जफर उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। यह अकबर द्वितीय का पुत्र था। यह अंतिम मुगल सम्राट था। इसके आध्यात्मिक निर्देशक हसन अस्करी थे। इसके कविता के शिक्षक इब्राहिम जोक और असद उल्ला खां थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। बाद में उसे रंगून में निर्वासित कर दिया। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही भारत में मुगल वंश का अंत हो गया। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों की संख्या 11 थी। कुल मुगल सम्राट 17। पहले 6 जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और उसके पश्चात उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो 1707 से लेकर 1857 तक रहे थे, उनकी संख्या 11 थी। इस प्रकार कुल मुगल सम्राट 17 मुगल सम्राटों ने भारत पर शासन किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब का उत्तरदायित्व धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी कमजोर उत्तरकालीन मुगल सम्राट, मुगल अभिजात वर्ग का पतन, उनकी आपसी ईर्ष्या, षड्यंत्र इत्यादि। सर जदुनाथ सरकार ने कहा, जब सोने को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। दरबार में गुटबंदी, तुरानी, ईरानी, अफगानी आदि विभिन्न गुट बन गए थे। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। उत्तराधिकार का नियम तो था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था। मराठों का उत्थान, सैन्य दुर्बलता। विलियम ऑरविन ने अपनी पुस्तक लेटर मुगल्स द आर्मी ऑफ इंडियन मुगल्स में सैनिक अक्षमता को पतन का कारण माना है। विलियम ऑरविन के अनुसार व्यक्तिगत वीरता के अभाव को छोड़कर शेष सभी अवगुण मुगल सेना में आ चुके थे। बर्नर ने मुगल सेना की तुलना पशुओं के रेवड़ झुंड से की है। डुप्ले ने कहा कि केवल 500 यूरोपीय सैनिक कृष्णा नदी के इधर के सारे दुर्गों और प्रांतों को जीत सकते हैं। मनुची के अनुसार 30
हजार अच्छे यूरोपीय सैनिक मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर सकते हैं। वुल्जले हेग ने सेना की अवनति को पतन का प्रमुख कारण माना है। कवि सौदा ने वीरा ए शाहजहानाबाद में सम्राट शाह आलम द्वितीय के काल के विषय में लिखा है। विवश होकर ही वह अपने दुर्ग को की खाई से बाहर आता है। उसकी सेना युद्ध क्षेत्र से केवल भागना जानती है। पैदल वह नाई से सिर मुंडवाने से भी डरता है। घुड़सवार सोया सोया भी चारपाई से गिर जाता है। यदि उसका घोड़ा स्वप्न में भी बिंदक जाता है। इसके अलावा आर्थिक दिवाला मुगल मनसबदारों की दुर्दशा का वर्णन सौदा ने इन शब्दों में किया कि यदि आप घोड़ा मोल लेकर किसी की नौकरी कर लेते हैं तो आप अपने वेतन का मुंह स्वर्ग में ही देखेंगे। आलमगीर द्वितीय के काल का चित्रण करते हुए सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि एक बार सम्राट की ऐसी दुर्दशा हो गई कि 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली और शाही राजकुमारियां पर्दा छोड़कर महलों से निकलकर नगर में चली गई। नूरुल हसन ने पतन का कारण मुगलों का आर्थिक रूप से जमींदारों पर निर्भरता तथा उन पर पर्याप्त नियंत्रण के अभाव को माना है। इसके अलावा बेजागिरी संकट मनसबदारों की संख्या में वृद्धि तथा अच्छी वसूली वाली भूमि के अभाव से उत्पन्न बेजागिरी संकट ने पतन में योगदान दिया। खफी खान ने कहा है कि जागीरों की स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली हो गई थी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण मुगल सरकार का मुगल सरकार का स्वरूप एक पुलिस राज्य आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा करना एवं कर एकत्र करना हिंदुओं व मुसलमानों को एक एक कर एक राष्ट्र बनाने में असफल रहे। सर जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में उसके विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया को पतन का महत्वपूर्ण कारण माना है। जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को माना है। डॉक्टर सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट में लिखा है कि मनसबदारी अथवा जागीरदारी व्यवस्था की असफलता मूल रूप से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। 1959 में सतीश चंद्र महोदय की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1707 से 1740 का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में इन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को माना है। उन्होंने माना कि औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासन मनसबदार जागीरदारी व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुआ तथा जैसे ही यह व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी वैसे ही साम्राज्य का अंत असंभावी हो गया। सिडनी ओवन द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर सम्राटों व अधिकारियों की भ्रष्टता के कारण नजदा से पेशकश का धन लेना अधिकारियों व कर्मचारियों का रिवाज बन गया था। माना जाता है कि शाहजहां ने किसी को अमीर खां की उपाधि देने के लिए 1 लाख रुपया दिया था। आर सी मजूमदार द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल करण लियोनार्ड के पतन के संदर्भ में द ग्रेट फ्रेम थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर महान फर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इरफान हबीब ने द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1556 से 1707 में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत दिया है। अब अंत में एक बार मुगल शासकों के जो भी 17 मुगल शासक थे इन्हीं इन सभी 17-18 मुगल शासकों का क्रम देख लिया जाए। सबसे पहले बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 56, शेरशाह सूरी 1540 से 1545, इस्लाम शाह सूरी 1545 से 54, हुमायूं 1555 से 1556। हुमायूं जो दोबारा बनता है 1555 से 56। इसके पश्चात अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 27, शाहजहां 1627 से 58, औरंगजेब 1658 से 1707, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, जहांगीर शाह 1712-13,
फ़र्रुखसियर 1713 से 1719। इसके पश्चात रोशन अख्तर बहादुर, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, अहमद शाह बहादुर 1748 से 54, अजीमुद्दीन 54 से 59, अली गौहर 1759 से 1806, अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 और सबसे अंत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। तो ये था प्रमुख मुगल साम्राज्य। उत्तर मुगल साम्राज्य, मुगल मुगल साम्राज्य का पतन। हमने कंप्लीट मुगल साम्राज्य की क्लासेस लगा ली है। तो अब इसके पश्चात मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पाठ में 2 चैप्टर और बचेंगे। इसमें एक है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। मध्यकाल में कौन-कौन से विदेशी यात्री आए, उन यात्रियों ने क्या-क्या वृत्तांत दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो ये 2 क्लास होली से पहले-पहले कंप्लीट कर ली जाएगी। तो होली से पहले नाथ पब्लिकेशन की बुक का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पाठ हम समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में 14 नंबर चैप्टर विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।